पिछले साल 15 अगस्त 2015 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो सीएनबीसी आवाज ने यह सोचा कि हमारी आजादी को तो लगभग 7 दशक होने आए हैं, लेकिन क्या हमारे देश के देशवासियों को आर्थिक आजादी भी मिली है और आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। विचार किया, काफी कुछ सोचा, फिर यह लगा कि लोगों को शुरू से सिखाने और समझाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम पढ़ना लिखना तो जानते हैं लेकिन अपनी बचत और निवेश के बारे में सोचते नहीं है और नहीं समझते हैं। तो क्यों न शुरुआत की जाए पहले कदम के साथ। और फिर हमने 15 अगस्त 2015 से शुरू किया पहला कदम सीजन 1। एक साल तक हमने 52 हफ्तों तक लगातार क्लासरूम लगाया, 52 एपिसोड किए और उसके साथ ही 26 अलग अलग शहरों में जाकर हमने ग्राउंड लेवल पर कई सारे कार्यक्रम किए। उसके बाद हमें समझ में आया कि कितनी ज्यादा जरूरत है लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने की, और इस जरूरत को समझते हुए सीएनबीसी आवाज आज से फिर पहला कदम सीजन 2 की शुरुआत कर रहा है। तो इस हमारे सफर में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़े, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। उससे पहले देख लेते हैं अब तक के सफर की एक झलक। सब एक ही जमीन पर खड़े हैं, फिर भी कोई नीचे है तो कोई ऊपर। सब एक ही आसमान तले हैं, फिर भी किसी के हिस्से में ज्यादा छांव, किसी के कम। सब उसी हवा पर जीते हैं, फिर भी किसी की जिंदगी का वजन कम है तो किसी का ज्यादा। ये फर्क मिट नहीं सकता तो कम जरूर हो सकता है। इंडिया एक कदम आगे बढ़ता है जब कोई भारत वाला इससे जुड़ता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुहिम का रास्ता फाइनेंशियल एजुकेशन से होकर ही मुड़ता है। पिछले 10 सालों से लोगों को पैसे और तरक्की के नए मायने सिखाए हैं हमने, और इसी क्रम में हमारी नई कोशिश है सीएनबीसी आवाज पहला कदम, अ फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव। सीएनबीसी आवाज ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुहिम को देश भर में पहुंचाने के लिए कई ऑन ग्राउंड इवेंट्स किए, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। पहला कदम के पिछले सीजन में छोटे छोटे शहरों की महिलाओं से लेकर ग्रामीण महिलाओं में भी काफी उत्साह दिखा। यहाँ तक कि नन्हे विद्यार्थियों में भी इस मुहिम को लेकर जिज्ञासा और उत्साह देखने को मिला। साथ ही मुंबई शहर के डब्बा वालों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सीएनबीसी आवाज पहला कदम को काफी प्रसिद्धि मिली और साथ ही हमें अपने मकसद में कामयाबी भी। पहला कदम का ये सफर अपने नए सीजन में लेगा और भी ऊंची उड़ान। सीएनबीसी आवाज फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुहिम को देश के कोने कोने में ले जाएगा और ऑन ग्राउंड इवेंट्स के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, एसएमईज और कॉर्पोरेट्स को दिखाएगा तरक्की का रास्ता। सीएनबीसी आवाज की ये पहल एक शुरुआत है उस दिशा में जहां करोड़ों लोगों का सुनहरा कल उनका इंतजार कर रहा है, और चले उस मंजिल की ओर जहां सब एक जैसे नजर आएंगे। तरक्की से रोशन चेहरे दुनिया भर में देश की रौनक बढ़ाएंगे और सोने की चिड़िया को एक बार फिर करोड़ों पंख मिल जाएंगे। हाँ, कभी न थमने वाली उड़ान भरेंगे हम। अब बढ़ा लिया है हमने पहला कदम। सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 2, अ फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव। तो पिछले 52 हफ्तों में हमने आपको बताया कि किस तरह से सेविंग बैंक अकाउंट खोलने से लेकर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, न सिर्फ अकाउंट खोलना बल्कि एफडी करवाना, रेकरिंग डिपॉजिट करवाना, किस तरह से आप इससे आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फाइनली इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट या गोल्ड, जो भी एसेट क्लास आपको पसंद आए उसमें अलग अलग तरीकों से सही निवेश करें। अब इस सीजन में कुछ और आगे बढ़ेंगे, और आज चूंकि उद्घाटन समारोह है तो हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है आपके लिए। हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सोमैया साहब को, आशीष सोमैया साहब। और आशीष जी उस फर्म से हैं जो हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे जानी मानी फर्म है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं आशीष सोमैया साहब। नवनीत मनोज साहब से सब परिचित हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं और
न सिर्फ इक्विटी मार्केट पर बल्कि फिक्स इनकम मार्केट पर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, तमाम तरह के एसेट क्लासेस पर ये बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। मेरे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने पहला कदम को न सिर्फ आइडिया दिया बल्कि एग्जीक्यूशन तक भी पहुंचाया। यहां सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी साहब और साथ ही बाजार में कई दशकों का भारी भरकम अनुभव रखने वाले और कैपिटल मार्केट के एक एक पहलू से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाकिफ और वेल्थ क्रिएशन में अपना जबरदस्त योगदान देने वाले आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इस खास मकसद के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन शुरुआत आलोक जी आपके साथ करना चाहता हूं। जनरली है ना, ये पढ़ने पढ़ाने के समझाने के शोज होने बड़े बोर होते हैं। लोगों को लगता है कि कौन करे, क्यों करे, कोई देखेगा या नहीं, लेकिन बड़ी हिम्मत की आपने और हमारे चैनल ने कि पहला कदम जैसा शो सोचा जाए और लोगों के सामने रखा जाए। तो इसके पीछे ये विचार कहां से आया और कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये बताइए आप। अनिल जी, आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं और आपका जैसा आपकी फितरत है कि जो चीज आप जानते हैं उसे भी आप सवाल पूछ के और लोगों को बताना चाहते हैं, यही हमारे पहला कदम की खासियत भी है जी। तो हमने जब 2004 में इस चैनल की शुरुआत की थी, जनवरी 2005 में चैनल शुरू हुआ था, तब ये बहुत बार इस बात पे मंथन हुआ कि हम किन लोगों के लिए चैनल चला रहे हैं। शेयर बाजार आप जानते हैं कि एक लिमिटेड एक्टिविटी है, लेकिन हमारा दिन भर का चैनल शेयर बाजार को कवर करता है और देश के बाकी हिस्सों में शेयर बाजार को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि यहाँ जुआ होता है, सट्टा होता है, इससे अच्छे लोगों को दूर रहना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि शेयर बाजार में लंबे समय में पैसा लगाकर जितना पैसा कमाया जा सकता है और जितना गारंटी के साथ कमाया जा सकता है, उतना कोई दूसरा एसेट क्लास आपको नहीं देता है। इस सिद्धांत को लेकर हमने चैनल को शुरू किया और पिछले अब 13 साल होने जा रहे हैं। लगभग 10 गुना बिजनेस चैनल्स की ऑडियंस बढ़ी है, यानी इतने नए लोग इस चीज को देखने आ गए हैं। वो शेयर बाजार है, इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी है, कमोडिटी है, ये सब पर हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन ये मन में लगातार ये ख्याल हमारे अंदर टीम के बीच में रहा कि जो लोग जिनके बारे में आपने कहा कि हमने बैंक अकाउंट खोलना और डीमैट अकाउंट खोलना तक सिखाया, उन लोगों को ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि इस देश की समृद्धि में आपका एक हिस्सा है और ये हिस्सा, ये स्टेक आपको क्लेम करना पड़ेगा। आप ये जो 10 रुपए लगा रहे हैं, ये आप किसी दूसरे के लिए नहीं लगा रहे हैं। एक शेयर खरीदते हैं 10 रुपए का, ये आप एक बड़े समृद्ध बिजनेस में अपना हिस्सा खरीदते हैं और इस हिस्से को आप वैसे ही बढ़ाते हैं जैसे आप किसी बड़े आदमी को बढ़ते हुए देखते हैं। तो ये किस्सा समझाना बहुत आसान नहीं है और इसीलिए ये पहला कदम जैसा, इससे पहले हमने एक इन्वेस्टर महाकुंभ प्रोग्राम किया था, 10 घंटे की लाइव प्रोग्रामिंग सुबह से शाम तक, जिसमें एक दिन में हमको 1 लाख SMS रिस्पांस मिले थे। तो वो बहुत सफल हुआ। तो उसके बाद पाया गया कि इसे नियमित किया जाए। अब एक दुविधा है कि पहला कदम आपने किया, अब सीजन 2 शुरू हो रहा है। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे जब अनाउंसमेंट हुआ, जहां पर आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे ये ऐलान किया कि हम नया सीजन शुरू कर रहे हैं जी। बहुत से लोगों ने पूछा है कि भाई हमारा तो पहला कदम हो गया, अब हमारे लिए दूसरा कदम कब करेंगे? बिल्कुल। तो अब समस्या ये है कि आपका पहला कदम हो गया, तो हमारा मानना है कि आप पहला कदम के बाद दूसरा कदम लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप अब हमारे चैनल के कोर ऑडियंस का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरा कदम, तीसरा कदम लेने वालों के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन फिर इस बीच बहुत सी बड़ी नई ऑडियंस हर साल आती है जिसे पहला कदम लेने की जरूरत होती है। उसे फिर से वही बेसिक बातें नए अंदाज में सिखानी पड़ती हैं। और बिल्कुल इसके साथ साथ हम काफी कुछ ये भी करेंगे कि जो एपिसोड्स हम पिछले 52 हफ्तों में कर चुके हैं, काफी कुछ कवर कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ नया, जो पुराने हमारे ऑडियंस हैं, बड़े लॉयल दर्शक हैं हमारे, जो इस शो को पसंद करते हैं, उनके लिए भी और नयों के लिए तो बिल्कुल नया होगा। और अब जब हम जहां पहुंच गए हैं, जैसे अभी ये प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव है, तो लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं। पिछले साल तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लोग SMS भेजते थे, ईमेल भेजते थे, फिर उनके सवालों के जवाब होते थे, या अनिल जी, प्रदीप देश के अलग अलग हिस्सों में सफर करते थे, वहां जाके लोगों से बात करते थे। अब बहुत से लोग
रियल टाइम सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पहला कदम और दूसरा कदम का एक मिक्सचर तो अपने आप हो जाएगा लेकिन फिर भी हर बार वो बुनियादी बातें बतानी जरूरी होती हैं जिनको हम लोग कई बार मान के चलते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है कि बैंक अकाउंट कैसे खुलता है। लेकिन आप देख रहे हैं इस समय देश में जो, क्योंकि ये माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो आज परेशान घूम रहे हैं। उनके पास 1000 का या 2 500 के नोट हैं, इनका क्या करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने पहली बार बैंक अकाउंट का फॉर्म भरा तो कितनी गलतियां की थी, या पहला चेक जिसने भी भरा हो एक बार में कभी सही नहीं हुआ। लेकिन इस शो को करके पिछले 1 साल में काफी लोग मुझे प्रोफेसर या मार्केट गुरु समझने लगे कि अनिल जी को बहुत कुछ आता है और इस बार आप डॉक्टर बन गए। इस बार में डॉक्टर भी बताओ। लेकिन एक चीज बता दूं आप लोगों को कि अगर आप ऐसा समझते हैं तो उसके पीछे का राज भी मैं आपको बता दूं। और राज वो है कि 1995 से 2000 तक जो मेरी ट्रेनिंग हुई वो काफी जबरदस्त थी और उससे मैं जो कुछ मार्केट में सीख पाया हूं, ये तमाम एसेट क्लासेस में जो सीख पाया हूं, वो आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी ट्रेनिंग कहाँ हुई वो मैं आपको बता दूं। मेरे एक बॉस के साथ दूसरे बॉस भी है आनंद राठी साहब। मैंने आपके साथ जो काम किया, एक्चुअली वही मेरा सबसे ज्यादा सीखने वाला पीरियड था 1995 से 2000 के बीच में। और तब सर मैं ये सोचता था, आप तो आदित्य बिरला ग्रुप में नंबर 1 थे और मतलब कौन आपको हिंदुस्तान में तब भी नहीं जानता था। और हम ये सोचते थे कि राठी जी ये सही तो कर रहे हैं ना, इतनी बढ़िया बेहतरीन नौकरी छोड़कर कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं। ये चीज अब समझ में हमें आई कि वो डिसीजन आपका क्या था। सर ये बताएं कि जो कुछ आपने हमें सिखाया वो तो अपनी जगह है, लेकिन देश के नागरिकों को, लोगों को, आम जनता को फाइनेंशियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में सीखना समझना कितना जरूरी है? सही बात है अनिल। सबसे पहले तो आपको और CNBC आवाज को, जोशी जी को बहुत बधाई कि आप इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए मैं पहला कदम नहीं कहूंगा, बड़ा कदम आप उठा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अब जो आपने मुद्दा उठाया कि ये बात सही है कि इस देश में अभी भी जो एजुकेशन है इन्वेस्टर्स की वो बहुत कम है। और जैसे जोशी ने कहा कि लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट को समझते हैं सट्टा बाजार है, तो उसको दूर करके लोगों को सिखाना जरूरी है। इस कारण भी आज से 50 साल पहले लोगों के पास इतनी सेविंग्स भी नहीं थी, फाइनेंशियल सेविंग्स लिमिटेड थी। जो होती थी वो भी आदमी का जरिया नहीं था लगाने का, या तो वो रियल एस्टेट में लगा था, गोल्ड में। शेयर मार्केट को लोग जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। और जिस तरह के उस समय प्रोसेसेस थे, इम्पॉसिबल था। जो मार्केट में शेयर आते थे, फिजिकल हैंडलिंग थी, लोगों को वादे, मतलब किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया है। तो उस समय बड़ी क्लिष्ट था। जब मैं भी इस मार्केट में आया, उस माहौल में आया, और इस मार्केट में आके फिर जो चेंजेस हुए, और मुझे खुशी है कि भाई मैं इन चेंजेस में बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व था, BSE में एज BSE प्रेसिडेंट अदरवाइज। तो अब जो यहाँ माहौल हो गया, शेयर मार्केट प्रोसेसेस तो वर्ल्ड लेवल के हो गए, परंतु एजुकेशन की जरूरत है। अब आदमी के पास जो पैसा है, आदमी को समझना जरूरी है कि पैसा कमाना तो जरूरी है, सेविंग करना जरूरी है, परंतु सेविंग से उसके आगे ज्यादा कैसे कमाई करे वो और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आदमी अगर लॉन्ग टर्म में सोचे अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो ये जरूरी है कि जो पैसा आप बचाएं उसके ऊपर कितना आप रिटर्न पा सकते हैं, किसमें ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, कितनी रिस्क आप ले सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए शेयर मार्केट को, इक्विटी मार्केट को, डेट मार्केट को समझना आम इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। और इसमें जो ये आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको फिर से डॉक्टर साहब देखिए, हम कुछ भी कहें, लोग है ना जिस चीज से बड़े इजीली समझते हैं वो होता है अपने आप में एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज समझना जरूर, कई सालों से सोचता था कि मैं कभी आपको पूछूंगा, वो क्या रीजन था कि आपने इतनी बेहतरीन जॉब, इतनी बढ़िया पोजीशन छोड़ के, मतलब एक बड़ा संघर्ष वाला कि मेरी कंपनी शुरू करूं, कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करूं, वो रीजन मैं जानना चाहता हूं जिससे कि लोग इंस्पायर हों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा पर्सनल। तो इसका कारण ये था कि उस समय लोगों की यहाँ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज डू वाज नॉट नोन वेल। मैं फॉर्चुनेट था कि बिरला ग्रुप में फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस मैंने चालू किया जी। पहले बिरलाज में सर्विसेज सेक्टर में काम करने की बिल्कुल उनका वो एरिया ही नहीं था। सबसे पहले मैंने बिरलाज में जो बिरला ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज का नाम है और बिरला म्यूचुअल फंड जो है
उसको मैंने जब लगाया तो ये 90 से जब मैंने चालू किया तो उन 3-4 सालों में देखा कि इसका बहुत बड़ा विश्व में जो है फैलाव हो चुका है, परंतु इंडिया में बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इसमें प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। पहले जो मार्केट में प्रोसेसेस भी डिफिकल्ट थे और जो लोग थे, ब्रोकर्स थे, वो भी पुश्तैनी कई थे, परंतु प्रोफेशनलिज्म के नाम से बहुत कम था। तो एक बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि भाई इसमें जो फ्यूचर बहुत बड़ा लगता है। लोग उस समय तो 100 या 150 करोड़ का रोज का टर्नओवर होता था पूरे एक्सचेंज का, परंतु ये मेरे मन में थी कि ये तो कुछ नहीं, मामूली है, ये लाखों करोड़ में इस देश में जा सकता है। और वही हुआ, इसलिए मेरे को कोई हिचक नहीं हुई एक बहुत अच्छी जॉब पोजीशन छोड़ के इस काम को चालू करने में। कठिनाइयां होती है एंटरप्रेन्योर जो होती हैं, और आज नवनीत भी हमारे साथ समय रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरह का ये बहुत अच्छा एक सबको जरूरत है, फाइनेंशियल समझना, इन्वेस्टमेंट समझना सबके लिए जरूरी है। और मेरे लिए ये कदम इतना जरूरी था, मैंने सोचा कि ये फ्यूचर अगर मेरे को करना है तो इसलिए लाइन में करना, विद गॉड्स ग्रेस इट हैज बीन ए वाइज एंड गुड डिसीजन। बिल्कुल, और आज देश का कोई भी ऐसा कोना या कोई भी शायद ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां आपकी ब्रांच ना हो, और नहीं कोई ऐसा कारोबार बचा है फाइनेंशियल मार्केट का जिसमें आप ना हो। तो ये आपने इतने सालों में हासिल किया। लेकिन हम तो जनरली पहला कदम में क्या करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली मकसद क्या है? मकसद तो पैसा बनाना है। और पैसा कौन बना रहा है? खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्हें बाजार की, जिन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और वो काम पिछले 3 दशकों से सबसे बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में कोई कर रहा है तो वो है म्यूचुअल फंड। और हमारे साथ 2 दिग्गज है म्यूचुअल फंड के, नवनीत मनोज साहब और आशीष सोमैया साहब। इनसे करेंगे बातचीत, पहला कदम के इस इनिशिएटिव पर लेंगे उनकी राय, और किस तरह से आगे आप अपनी वेल्थ बनाएंगे इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 2 के शुभारंभ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद राठी साहब, आलोक जोशी जी, नवनीत मनोज साहब और साथ ही आशीष सोमैया जी। नवनीत जी, एक क्रेडिट तो देनी पड़ेगी कि जितना लोगों को जागरूक बनाने का काम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने किया, जागरूक बनाने के हाथ जो लोग जगह जिन्होंने पैसा दिया आप जैसे फंड मैनेजर्स को, आपने जो पिछले 2-3 दशकों में जो वेल्थ बनाई है लोगों के लिए, वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने किया है। लेकिन अब भी लोग पूरा जानते समझते नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, वो लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं निवेश की, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड में हर एक वो तरीका है जिसके जरिए किसी भी तरह का कोई भी निवेश आप करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले तो आपको, जोशी जी को, पूरे सीएनबीसी परिवार को बहुत बहुत बधाई। और जैसा राठी जी ने बोला, मतलब बड़ा कदम ही नहीं, एक पवित्र कदम भी है कि देश की आर्थिक प्रगति में हर एक नागरिक का पैसा भी बने, हर एक का जुड़ाव हो सके, उससे अच्छा कोई और काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा आपने पहले बोला, खाली 4-5 करोड़ लोग हैं जो बाजार में पैसा लगाते हैं, और जो प्रगति हो रही है, बाजार में पैसा बन रहा है, उसका उतने ही लोग फायदा उठा पा रहे हैं, बाकी नहीं। एक बार मेरे को पता है, कई किसी ने बोला था कि आप हर वर्ष कितना पैसा बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पैसा कितना पैसा बनाता है लंबे रन में, उस पैसे पे कितना पैसा बनाते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद कई महिलाओं के पास 1-2-3 लाख रुपए अंदर ही पड़े हैं। अगर वो हर साल उसको कहीं फंड में SIP लगा दिया होता तो वो कितने ही लाख बन गए होते अभी तक, और उस पर एक पैसा भी नहीं बन सका। तो बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। जैसा आपने बोला, म्यूचुअल फंड के लिए हर एक निवेशक के लिए प्रोडक्ट हर एक के लिए है। अगर आपको एक 5-7 दिन के लिए, जैसे अगर आप एक बैंक में पैसा छोड़ दिए, आपको पता नहीं है कि मेरे को 10 दिन बाद चाहिए या 15 दिन बाद चाहिए, आप एक लिक्विड फंड से शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विड या मनी मार्केट फंड है, जहां पर हम एकदम शॉर्ट टर्म, जो बैंक की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ओवरनाइट पैसा एक दूसरे बैंकों को देते हैं, उस सब से आपको एक रिटर्न मिल जाता है जो सेविंग अकाउंट से ज्यादा हो सकता है। सेविंग अकाउंट में ज्यादातर बैंकों में आपको 4% रिटर्न मिलता है। और जो व्यापारी है जिनका करंट
करंट अकाउंट में पैसा रहता है उसको तो एक भी रिटर्न नहीं मिलता। और व्यापार में आपका कुछ न कुछ पैसा तो रोज करंट अकाउंट में रहेगा, वही पैसा। और अभी टेक्नोलॉजी से तो बहुत ईजी हो गया, आपको हाथों हाथ आप रिडम्पशन भी ऑनलाइन डाल देते हो। ऐसा नहीं कि मैं कब रिडम्पशन डालूंगा, कब मेरा पैसा आएगा। तो जिस तरह से आप बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं उस तरह से वो लिक्विड में हो जाता है। अब अगर आपका पैसा 15-20 दिन, महीने भर के लिए, तो दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें अब तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले लीजिए, ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। कुछ 3-6 महीने के लिए पैसा है तो एक शॉर्ट टर्म फंड होते हैं उसमें लगा लीजिए। इक्विटी में लगाना चाहते हैं कि भाई मेरा तो साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए पैसा इकट्ठा करना है, चाहे डॉटर की मैरिज के लिए करना है, कोई सन की मैरिज के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, बाद में घर बनाना है, रिटायरमेंट के लिए, लंबे समय के लिए इक्विटी फंड में लगाना है, तो वो लगा सकते हैं। तो हर एक सीजन के लिए, हर एक रीजन के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। बहुत कन्वीनियंट रहता है, टैक्स एफिशिएंट रहता है, लिक्विडिटी पूरी रहती है, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, आपको पता है आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। और अभी टेक्नोलॉजी से बहुत ईजी हो गया करना, तो हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। रामबाण दवा है उन लोगों के लिए जिन्हें समझ नहीं है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की या फिर स्टॉक मार्केट की। लेकिन आशीष जी, आपसे तो ये चीज नहीं पूछूंगा कि पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, आपसे तो ये पूछूंगा बड़ा कैसे बनाया जाए। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में जो आपकी महारत है, आपकी फर्म की महारत है, वो पूरे हम सब लोग जानते हैं। अल्टीमेटली हर आदमी का सपना यही कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा हो। तो बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए कैसे शुरुआत की जाए और वहां तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, एक्चुअली जैसा आपने पहले बताया कि फेसबुक पे भी लाइव आप इसका टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि फेसबुक पे जो काफी सारे लोग हमको देख रहे हैं अभी, 22 साल 25 साल 30 साल 35 साल, जनरली हमारा परसेप्शन होता है कि रिलेटिवली यंग लोग देखते हैं। तो उन लोगों के लिए खास फायदा ये है कि वो सही टाइम पे आपका पहला कदम देख रहे हैं अभी जी। क्योंकि हम जब 20 साल के थे तभी हमको किसी ने बताया नहीं था एक्चुअली। सही बात है। सो देखिए, बड़ा पैसा बनाने के लिए और लंबा पैसा बनाने के लिए टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या है कि बाजार में काफी सारे ऊंच नीच होते हैं और मैं बॉलीवुड और मूवी से काफी प्रभावित हूं। और हर मूवी में कभी न कहीं पे डायलॉग सुनने में आता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। सो क्या है कि बाजार में काफी ऊंच नीच होती है। जब हम शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंपनी के मुनाफे का शेयर हम खरीद रहे हैं, कंपनी के फायदे का शेयर हम खरीद रहे हैं। तो कभी कंपनियां ज्यादा मुनाफा बनाती है, कभी कम मुनाफा बनाती है, कभी बाजार का मूड ठीक होता है, कभी बाजार का मूड खराब होता है। लेकिन लंबे अरसे में हम सब जानते हैं कि 1980 में जो सेंसेक्स 100 पे था वो आज 26,000 27,000 हो गया है। और पिछले 30 साल में सेंसेक्स ही केवल 100 गुना बढ़ चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 16-17% कंपाउंडेड। अगर आप फेसबुक पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं तो कई बार आपको लोगों ने मैसेज भेजे होंगे कि 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो आज उसका वैल्यू 600-700 करोड़ हो गया होता। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि सब लोग एक दूसरे को मैसेज भेजता है, करता कोई नहीं है। तो करने का जरिया यही है, जैसे नवनीत जी ने बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा लगाइए, लमसम लगाइए, जल्दी शुरुआत करिए, हर महीने इन्वेस्ट करिए, डिसिप्लिन रहिए और बार बार ये याद रखिए कि वक्त हर जख्म को भर देता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली कीवर्ड है टाइम। टाइम लंबे समय के लिए लगाइए, बजाय इसके कि टाइमिंग करें, आज लगाऊं या कल। आजकल मत सोचिए, सालों के लिए लगाइए ताकि बाजार ऊपर हो या नीचे, अल्टीमेटली इतने बेहतरीन फंड मैनेजर्स जो हैं वो आपके लिए पैसा जरूर बना कर देंगे। इसी नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ट्विटर और फेसबुक पर हमें लगातार सवाल पूछे हैं, कुछ उनके सवाल लेंगे, और साथ ही इस यात्रा में हम और आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से आपकी मदद करेंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 2 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहला एपिसोड है और बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, लेकिन एक प्रेफरेंस थोड़ी सी स्टूडियो ऑडियंस को दी जाए। हमारे स्टूडियो में भी कई सारे दर्शक हैं जो अपने सवालों के साथ आज शनिवार के दिन ये प्रोग्राम ज्वाइन करने आए। सबसे पहले राजीव, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। अभी तक मैंने शेयर मार्केट में, इक्विटी फंड या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है। सो क्या अब सही समय है शेयर मार्केट में? म्यूचुअल फंड में तो आप पैसा लगा रहे हैं, राइट? हाँ, मैं पैसा, वो तो इक्विटी फंड हो गया। मतलब सीधे तौर पर आपने शेयर खरीदा बेचा नहीं, वो और कमोडिटीज में ट्रेड नहीं किया है, ठीक है।
सो क्या कमोडिटी मार्केट राइट मार्केट है मुझे अभी इन्वेस्ट करने के लिए? ट्रेडिंग शुरू करनी है बेसिकली। यस, यही कहना है। यस। राशि जी से पूछते हैं सर बताइए, फंड में तो पैसा लगा लिया, अब पूछ रहे ट्रेडिंग की जाए या नहीं? आप सही जगह हैं, वहीं रहिए, पॉलिसी को आगे बढ़ाते रहिए। अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने ये नहीं बताया कि इक्विटी में कर रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड डेट के भी हैं, इक्विटी के कई तरह के हैं। तो जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के जरिए करिए, क्योंकि उसके फंड मैनेजर्स जो हैं बड़े आपके सामने बैठे हैं, दो बहुत समझदार, बहुत क्वालिफाइड प्रोफेशनली हैं। तो उन लोगों के जरिए इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपके लिए अच्छा है। इंडिविजुअल स्टॉक उसी को करना चाहिए जिसका फुल टाइम ये काम हो, ट्रेडिंग का काम हो, किसी का काम करना है। जब आपका फुल टाइम काम नहीं है तो अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। संदीप पूछ रहे हैं SIP चालू करना चाहता हूं, अतुल पूछ रहे हैं यूलिप करना चाहता हूं, मयूर पूछ रहे हैं टेक्निकल रिसर्च समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग टिप्स। आप सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब आगे यही एपिसोड्स हम करने वाले हैं, जो जो चीजें आप जानना और समझना चाहते हैं उनके हम लेंगे। लेकिन आज का जो, क्योंकि ये हमारा शुभारंभ वाला एपिसोड है, बड़े दिग्गज है, तो इनके साथ हम कुछ बड़ी बातें करना चाहते हैं और कुछ और ऐसे ही सवाल लेना चाहते हैं। एक और दर्शक भरत हमारे साथ है। भरत पूछिए अपना सवाल। सर, मैं अपने डैड के बिजनेस में उनको सपोर्ट करता हूं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है अभी म्यूचुअल फंड में, वो भी उनके कहने पे कि उसके अंदर रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है या बहुत कम है? ओके, आशीष जी, आम धारणा ये, और एक्चुअली क्या है ये धारणा भी कैसे बनी वो बताते हैं। क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं कौन सा शेयर खरीदे कौन सा बेचें। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं है, हम आज आपको बता तो देंगे ये खरीदिए, वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसाने वाला मामला है, निकालेगा कौन बाहर? तो बस बेचने का वक्त आएगा तो कौन बताएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि छोड़िए आप शेयर वेयर के चक्कर में मत पड़िए, आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, आराम से रहेंगे। लेकिन तो लोग क्या समझते हैं कि इसका मतलब तो म्यूचुअल फंड एकदम सेफ है। तो ये जो धारणा है इससे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या म्यूचुअल फंड को एकदम सेफ सिक्योर मानना, गारंटी रिटर्न मानना ठीक है कि नहीं? देखिए, अगर आप दरिया में अगर आप जा रहे हैं तो या तो खुद अपनी एक बोट लेके पहुंच सकते हैं या तो एक बड़े जहाज का हिस्सा बन सकते हैं। सो क्या है कि अगर रिस्क है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो बेसिकली आप इक्विटी मार्केट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिस्क तो जरूर है, लेकिन दो कारण है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क कम हो जाता है। पहला ये है, जैसे राठी साहब ने बताया कि आप खुद अगर करते हैं इन्वेस्टमेंट तो ये आपका फुल टाइम कारोबार नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो एक ये है कि आप प्रोफेशनल्स का सहारा ले रहे हैं, जिनका जैसे हमारा तो फुल टाइम काम यही है, राइट। दूसरी बात यह है कि आप अगर शेयर लेंगे तो एक कंपनी का लेंगे, दो कंपनी का लेंगे। कभी लोग उल्टा करते हैं, 200-300 कंपनी का शेयर लेते हैं। तो दो शेयर लेना भी गलत बात है और 200-400 कंपनी का शेयर लेना भी गलत बात है। अगर आप किसी प्रोफेशनल को देते हैं तो वो अप्रोप्रिएटली उसका डाइवर्सिफिकेशन, जितना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए उतना ही करेंगे, सही कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। और उसके परफॉर्मेंस के कोई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कि मतलब किस तरह से परफॉर्मेंस को रिपोर्ट किया जाए, किस तरह से परफॉर्मेंस को समझा जाए। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि वो लोग खुद शेयर्स में जब डीलिंग करते हैं तो जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं, अच्छा ये बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है, मैंने इसमें इतना पैसा बनाया, कहाँ कहाँ नुकसान किया वो कोई बोलता नहीं है। सो क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, प्रोफेशनल है, डाइवर्सिफाइड है, काफी कारण है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड एक रिलेटिवली सेफ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो उसका एनएवी कभी गिरेगा ही नहीं गिरेगा, गिरता है, लेकिन बढ़ते हुए मार्केट में इंडेक्स से ज्यादा बढ़ना चाहिए, घटते हुए मार्केट में इंडेक्स से कम घटना चाहिए, और रिलेटिवली यू शुड बी सेफर। बिल्कुल, जो कहते हैं ना भरत भाई की लगाना भी कभी कभी एनर्जी रिस्क हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि रिस्क है लगाने में, बट नहीं लगाने में भी रिस्क है। नहीं लगाने में क्या रिस्क है कि अगर पैसा बैंक में पड़ा है और 3-4% अगर मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, और इन्फ्लेशन अगर आपका ज्यादा बढ़ रहा है, आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, जरूरतें बढ़ने वाली है, अगर आपका वेल्थ अगर नहीं क्रिएट हुआ तो आगे जाकर के वो रिस्क हो सकती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते, और जो बड़े खर्चे बाद में आने वाले हैं वो नहीं पूरे कर सकते। आपका जो बिजनेस चल रहा है जरूरी नहीं कि उतनी इनकम उसमें हर साल आती रहे। अगर जॉब में है तो एक कोई तो टाइम आएगा जब रिटायरमेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो नहीं लगाना भी रिस्क है, और वो चीज लोग बाग नहीं सोच पाते हैं कि लगाने में तो रिस्क जरूर है। जैसा आशीष ने बोला, ऐसा नहीं कि रोज एनएवी बढ़ेगी डिपॉजिट की जैसे, कभी एनएवी ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, बट लंबे समय में अच्छा पैसा बनेगा। और बिना रिस्क के कभी ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। अगर कोई आपको बोल दे कि ये प्लांटेशन स्कीम है और 20% मिल जाएगा, डबल हो जाएगा 3% में, ऐसा बिना रिस्क के नहीं होता है। जो जहां भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वहां पर कुछ ज्यादा रिस्क है, पर वो रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उस रिस्क को आप अपने हिसाब से
मैनेज कर सकते हैं और तभी ज्यादा रिटर्न बनता है। एक रिस्क और समझी जाए, आप लोग सब इक्विटी के बारे में, ये इक्विटी रिस्क है वो टाइम से रिलेटेड है। कितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, और अगर 3 महीने के लिए लगाएंगे रिस्क ज्यादा है, अगर 3 साल के लिए लगाएंगे तो बहुत कम है, 5 साल के लिए लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए रिस्क जो है रिलेटेड टू पीरियड है, जो इक्विटी मार्केट में आते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए है चाहे डायरेक्ट है। म्यूचुअल फंड मैं हमेशा कहता हूं प्रेफर्ड ऑप्शन है, उसमें अगर 5 साल से ऊपर आप लगाएंगे तो पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखिए, ऐसे 5 साल में कभी नहीं हुआ कि म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। तो रिस्क जो है आप अगर कम करनी है तो लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाए तो रिस्क जो है ये मान लीजिए फिर रिस्क नहीं है या बहुत बहुत कम है। बिल्कुल, तो जो कहते हैं ना कि वो तेल तो तिलों में से ही निकलता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी पैसा कहां से बनाएंगे, इसी बाजार से, इन्हीं एसेट से। तो अगर यहां कमाई होगी तो वो आपके पोर्टफोलियो में कमाई करके देंगे। जो आशीष ने कहा वो एकदम परफेक्ट है। जब बाजार तेजी में हो तो आपका फंड बाजार से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए, और जब बाजार गिरे तो आपका फंड कम गिरना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एकदम परफेक्ट सही फंड में, सिंपल फंड आई है। तो ये फंडा तो था फंड का, लेकिन एक जो आप बुनियादी बात पूछ रहे हैं कि आपका रिस्क बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच रहे हैं कि क्या एफडी के मुकाबले, जैसे एफडी में अगर आप सोच रहे हैं बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा या एफडी जैसा पैसा है, तो वैसा सेफ नहीं है, लेकिन तब आपको वैसा रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है। और जैसा आशीष ने पहले कहा कि वक्त सारे घाव भर देता है। आपको अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अगर इस पैसे की कोई जरूरत पड़ने वाली है तो शायद आपको बाजार में नहीं लगाना चाहिए। आपको ये तय होना चाहिए आपके टोटल पैसे में से कितना पैसा आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं, वो यहाँ लगाइए, और लंबे समय के लिए रखेंगे तो उसमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। अच्छे फंड में लगाएंगे या अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो उसके डूबने की कोई आशंका नहीं है। एक और नवनीत जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। राहुल नांगिया फेसबुक पर है हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों को देखना चाहिए, फंड के बारे में क्या बातें देखनी चाहिए, कौन से एसेट क्लास में लगा रहे हैं। जैसे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा भी म्यूचुअल फंड में तो लगाया, लेकिन डेट फंड में लगाया कि इक्विटी फंड में लगाया, वो तो ध्यान होना चाहिए। कौन से इक्विटी फंड में लगाया, आपकी जो रिस्क एपेटाइट है कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग बाग पास रिटर्न देख करके, एक पीरियड था जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, आपको लगा सबसे ज्यादा रिटर्न उसी में आ रहा है, सबसे पहला निवेश उसी में कर दिया। वो सही तरीका नहीं है। आपको अगर एक लार्ज कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में जहां पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उस तरह से करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के हैं, आपको अपने रिस्क के हिसाब से, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं वो देख करके निवेश करना चाहिए। और हमेशा एक, जैसे अगर अपने को बुखार होता है तो अपन डॉक्टर से पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट कराना है, कौन सी दवाई करनी है, तो कोई ना कोई एक एडवाइजर के थ्रू उससे एक बार राय लेकर के कि भाई मेरी एक वेल चेकअप हो जाए, जैसे अपन हेल्थ चेकअप करते हैं और उसके बाद दवाई निर्धारित करते हैं, वैसे एक वेल चेकअप हो जाए कि भाई मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे को कितने टाइम तक रखना है, मेरी कितनी, एक बिहेवियरल होता है। एक आदमी को भी साल में 20% गिर गया तो चलता है, मेरे को अगर 5 साल में 15% हर साल का मिल जाना चाहिए, लेकिन किसी को है कि मेरे को एक भी साल नेगेटिव रिटर्न नहीं चाहिए, तो वो फिर कोई बैलेंस फंड में या कोई ऐसे फंड में डाले, तो वो एक करके उसके हिसाब से फिर निर्धारित करना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की बात आप कर रहे हैं, इसी के लिए इस बार मैं थोड़ा डॉक्टर बना हूं। तो कोशिश करेंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल इलिटरेसी है, जिसे मैं हिंदी में कहूं कि वित्तीय निरक्षरता, उसकी हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आगे आने वाले 26 हफ्तों तक, पहला कदम के इस एपिसोड में। लेकिन माहौल बदल रहा है, देश बदल रहा है, बड़े नोट बंद हो रहे हैं और सबके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब इन पैसों को सही तरीके से कैसे निवेश किया जाए और क्या कुछ बदल रहा है, और इस बदले हुए माहौल में आप अपने निवेश को कैसे मैनेज करें, इस पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेंगे दर्शकों के सवाल भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। फेसबुक, ट्विटर और पूरे देश भर में टीवी चैनल्स के सामने आपका प्यार हमें मिल रहा है और आपके सवाल भी मिल रहे हैं, और अगले 26 हफ्तों तक हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 घंटे में तो सारे सवाल शामिल करना पॉसिबल है नहीं। लेकिन आज चूंकि इतने बड़े एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ में है, मैं कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। राठी जी, अब चूंकि ये नोटबंदी वाला मामला हुआ है और धीरे धीरे एक बात समझ में आ रही है कि हर आदमी को बैंकिंग सिस्टम में आना पड़ेगा, कैशलेस होना पड़ेगा। अब तक तो हमारा सिस्टम बहुत क्लियर था, जो पैसा आया ज्यादा है तो प्रॉपर्टी में डाल दें,
कम है तो गोल्ड खरीद लें। अब आगे क्या करेंगे? क्या अब ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के नागरिक ये समझें कि ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से हटकर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, समझना और निवेश करना शुरू करें? बिल्कुल ये जरूरी है। एक्चुअली अगर आप सही मायने में पूछे हैं, जिन लोगों ने पैसा ऐसे रखा था, चाहे या तो पैसा ही रखा, लिक्विड कैश रखा या गोल्ड में रखा, उसकी उनके कोई रिटर्न नहीं आए। मेरा ये मानना है कि वो आदमी अगर पहले टैक्स दे के रुपया रखते और अगर म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते तो आज उनके पास पक्का पैसा एकदम बुक्स में ज्यादा होता। आज जो सवाल है लोगों के लिए ये जरूरी है इससे जानना कि बैंक अकाउंट काफी खुल गए हैं, और जिसका नहीं है इस माहौल के बाद हर आदमी चाहेगा बैंक अकाउंट जरूर खोले। और जब फाइनेंशियल सेविंग्स आएगी तो लोगों को अब देखिए कहां लगाए, जहां पैसा ज्यादा बने, जहां रिस्क कम हो। तो रिस्क वैसे बताया कि टाइम से रिलेटेड है, परंतु रिटर्न जो है आज हिस्ट्री देखें 30 साल की तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो है एसेट क्लास इक्विटी ने दिए हैं। इवन प्रॉपर्टी में कोई 2-4 छोड़ दें एग्जाम्पल, तो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर इक्विटी में आ रहा है तो फाइनेंशियल सेविंग्स आएगी, अकाउंट्स में आएगी और ये चैनलाइज होगी इक्विटी में या इवन डेट में, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट डेट मार्केट भी अब डेवलप होगा, क्योंकि पैसा कॉर्पोरेट्स को चाहिए, इक्विटी में भी चाहिए, डेट में भी चाहिए, और दोनों जगह तो ये फाइनेंशियल सेविंग्स अगर इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जाएगी तो देश को फायदा होगा, निवेशकों को फायदा होगा। सबसे बड़े निवेशकों के हित में है कि ये पैसा, और जैसे बताया पहले कि लिक्विड है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने के लिए तो आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है, आप म्यूचुअल फंड में लगाएं कोई भी तो आपको पैसे मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अब अगले 5 सालों में एक जो एलोकेशन ऑफ सेविंग्स है वो फाइनेंशियल सेविंग्स में ज्यादा आएगी, और फाइनेंशियल सेविंग्स में भी फिक्स डिपॉजिट से हटकर ये इस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में आएगी। और इस बदले हुए माहौल में नवनीत जी एक सलाह आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में लोगों की आदत क्या है, हम 2 ही तरीके से निवेश करते हैं। या तो फरवरी मार्च आ गया, टैक्स बचाना है, सैलरी में से पैसे कटने वाले, तो जहां जो समझ में आए, किसी ने बोल दिया यहां डाल दो वहां डाल दो, वो बेनिफिट लेना है। और बाकी क्या है, वो गोल्ड या प्रॉपर्टी में डाल दिया। 2 ही तरीके। अब ये बताइए, और जब तक हमें कोई टैक्स बेनिफिट ना मिले ना, तब तक हम इन्वेस्टमेंट उसमें करने की सोचते नहीं है। तो ये इतना सारा जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, कुछ ऐसा किया जाए कि ये पैसा सही जगह, सही तरीके से इक्विटी मार्केट में पहुंचे और लोगों की वेल्थ बने। सो 2 चीजें हैं। सो अभी तक जितनी भी हुई है, नोटबंदी तो अभी हुई है, पर उसके पहले शायद जीएसटी हो या जो पेमेंट बैंक्स बने, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, जनधन योजना, डिजिटल फाइनेंस। तो एक चीज इन सबसे होएगी, जो रियल एस्टेट मार्केट में या गोल्ड मार्केट में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पैन कार्ड की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस धीरे धीरे वो नोट का ट्रांजैक्शन निकल करके बैंक अकाउंट में आ जाए, जनधन हो गया। अभी मेरे को लगता है, जो अपने पिछले साल भी बात हुई थी बजट के आसपास, कि एक जनधन योजना तो हो गई, सबको सिखा दिया कि बैंक से आ जाओ। अभी बैंक में भी कल तो प्रधानमंत्री ने बोला बटवा भी क्यों रखते हो, ऐप से ही कर लो। धीरे धीरे वो तो मूव हो जाएगा, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस सब हो जाएगा। उसके बाद अगला कदम मेरे को लगता है सरकार को करना चाहिए एक जन निवेश योजना। जनधन योजना हो गई, सबके बैंक अकाउंट खुल गए, लेकिन सबका निवेश भी तो बराबर हो। तो एक जन निवेश योजना का एक सरकार भी कदम उठाए कि आज म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर एजुकेशन कर रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोगों की एसआईपी हो गई, पर देश में 100 करोड़ लोग हैं। किस तरह से एसआईपी के जरिए हर निवेशक का पैसा लग सके और करोड़ों इन्वेस्टर, ये जो आर्थिक प्रगति का एक नया दौर चालू हो रहा है देश में, एक जो नई क्रांति आ रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था बदलेगी अब, उसमें किस तरह से लोग भाग। और कई बार जैसा राठी जी ने सही बोला कि अगर आपने पैसा बचा के रखा, सपोज पे टैक्स नहीं दिया और आपको इधर उधर कहीं रखना पड़ गया, अगर उसी को टैक्स देकर के बराबर निवेश किया होता तो शायद ज्यादा रिटर्न मिल जाता। और आने वाले वर्षों में करना ही पड़ेगा। और कई जने जो बोल रहे हैं ना कि व्यापार बंद हो जाएंगे, उद्योग, सैकड़ों सालों से हमारे देश के उद्यमी व्यापारियों ने अपने अपने जो भी माहौल था उसके हिसाब से एडजस्ट किया, और मेरे को कोई शक नहीं है कि वापस नए सिरे से एक अलग तरीके से व्यापार चालू होएगा और आर्थिक प्रगति और ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी, 100% होगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल, तरीका बदल जाएगा, बिल्कुल। तो ये होने वाला है और इसके लिए आप तैयार रहें, सही तरीके से निवेश करके। एक दर्शक हमारे साथ हैं, लेते हैं उनका सवाल। सर पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा नाम साई सुरेश मूर्ति है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर को परखा कैसे जाए। ओके, कि ज्ञान हम कई जगह से ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जाना एडवाइजर के पास है।
उसे कैसे परखा जाए? क्योंकि हर बंदा फाइनेंशियल एडवाइजर, न सिर्फ म्यूचुअल फंड वाला। फाइनेंशियल एडवाइजर। तो वैसे तो मैं चाहता था तो नवनीत जी या आशीष जी को ये आसानी से पूछ सकता था, लेकिन ये सवाल मैं आलोक जी से लूंगा। और आलोक जी से मैं ये पूछूंगा, सर आपने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर क्या क्या देखकर चुना? मुझे अनिल जी आपको पता है कि मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता हूँ, बैन है। हमारे चैनल में जितने लोग मार्केट में काम करते हैं वो सब इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेड हम नहीं फंड्स करते के जरिए लगाते हैं। हम फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। एडवाइजर चुनने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, किसी भी आदमी की सलाह लेते हैं, आप क्या पता करते हैं कि वो आदमी कितनी फीस लेता है। जो आदमी आपको मुफ्त में सलाह दे रहा है, सबसे पहले आपको उस पर शक करना चाहिए कि यह आदमी मुझे मुफ्त में सलाह क्यों दे रहा है। अगर वो आदमी प्रोडक्ट भी बेच रहा है और साथ में आपको सलाह भी दे रहा है, और अगर वो किसी एक कंपनी का ही प्रोडक्ट बेचता है, तो जाहिर है कि वो सलाह उस कंपनी की तरफ टिल्टेड होगी। अच्छा एडवाइजर वो है मेरी समझ से जो आपसे फीस ले ट्रांसपेरेंटली, आपको उसकी रसीद दे, आपका हिसाब किताब तैयार करे, और तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए काम करेगा। आप सोचते हैं 50 रुपए 100 रुपए बचा लूं, फीस क्यों दूं इसको, वो सामने वाला तो आया है, वो कह रहा है कि फ्री में दूंगा, कुछ डिस्काउंट भी दूंगा, तो जाहिर है कि वो आपकी जेब से ही ले जाएगा, आपको रिटर्न में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसलिए अच्छा सलाहकार। दूसरा, अभी आशीष से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि आप अपने एडवाइजर से पूछिए भाई आप अपना पैसा कहां लगाते हो, उस पर आपने पिछले 5 साल में कैसा रिटर्न निकाला है। जैसे हम म्यूचुअल फंड के लिए कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखिए, ऐसे ही आप अपने एडवाइजर की परफॉर्मेंस देख लीजिए, और उसके साथ आपका साफ रिलेशनशिप होनी चाहिए फीस देने लेने की। ये दो मेरी समझ से रास्ते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच इस बात को बताने के लिए सबसे काबिल और जानकार आदमी राठी साहब हैं, जिनको देख के मैंने बाजार सीखा है वर्षों से। तो आपकी सलाह सर, क्योंकि पहले तो एडवाइजर होते नहीं थे और ब्रोकर लोगों को बहुत चूना लगाते थे। तो पहले तो बात ये जरूरी है कि सलाहकार रखना ही चाहिए, क्योंकि बिना एडवाइजर के रखने से कई बार, क्योंकि अब ये इवन म्यूचुअल फंड इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, सलाहकार क्या चाहिए, पहले तो आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव समझे। ये खाली प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। सलाहकार का मतलब है कि आपको क्या गोल है, आपकी क्या रिस्क की प्रोफाइल है, कितनी रिस्क है, उसके हिसाब से पहले तो आपको सलाह दे कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपको करने चाहिए, और उस कैटेगरी में कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च की कि वो करके बता सके। और जैसे जोशी जी का इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो है ये देखना चाहिए कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, और वो आपके लिए फीस लेके, अगर ठीक से फीस लेके काम करेगा तो आपके लिए जरूर काम करेगा। आप ये चाहेंगे कि नहीं यार इसकी क्या जरूरत है, तो आप ये जानकारी रखिए कि भाई आपको जो सलाहकार है खाली प्रोडक्ट सिलेक्शन सलाह नहीं चाहिए, आपको पूरी इन्वेस्टमेंट की जो है आपकी फिलॉसफी है, आपकी स्टाइल है, वो चाहिए। ऐसा सलाहकार ढूंढिए, क्योंकि खाली प्रोडक्ट में जाएंगे तो एक आदमी एक जगह ले जाएगा, दूसरा आदमी आपको दूसरी जगह ले जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो और थोड़े दिन में आप जैसे डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं, हर बार कोई एक फैमिली फिजिशियन होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप उसी के पास जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन आप नए के पास जाएंगे। तो इसी तरह ये सिलेक्शन जो है, जैसे इन्होंने कहा भी वेल्थ डॉक्टर चाहिए, तो वेल्थ डॉक्टर का सिलेक्शन अच्छे से समझ के करिए कि उसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, आपको क्या दे सकता है, उसकी रीजनेबल फीस देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और इसी पर एक डॉक्टर साहब ही सवाल पूछ रहे थे, डॉक्टर राकेश अस्थाना, वो पूछ रहे थे कि रेगुलर प्लान लिया जाए या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया जाए। तो अस्थाना साहब, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया उसका सार यही कि अगर आप में इतनी काबिलियत है, समय है, एनर्जी है, एक्सपर्टाइज है, एफर्ट्स आप इतने कर सकते हैं कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो को रोज देखें, मैनेज करें, ट्रैक करें, तब तो ठीक। अदरवाइज जो राठी जी ने कहा, आलोक जी ने कहा कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर रखना चाहिए, थोड़ी सी ब्रोकरेज देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देखिए नवनीत जी को और आशीष जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ब्रोकरेज देंगे, आप डायरेक्ट प्लान में आए या रेगुलर प्लान में आए, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। आपके थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है फीस का, रिटर्न का, लेकिन ये हमेशा अच्छा है कि आप एक अच्छा एडवाइजर चुने, उससे प्रॉपर प्लानिंग करवाएं और उसके बाद निवेश करें। लेकिन मुद्दा एक बड़ा है कि चूंकि अब नोटबंदी हो गई है, लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि अब प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये भी समझ में आ रहा है कि गोल्ड में भी तेजी होगी या नहीं, क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये भी कि गोल्ड रह गया तो उसका क्या होगा। तो ये तमाम मुद्दे, इन पर हम एक खास शो करने वाले हैं, और ये होगा अगला एपिसोड।
पहला कदम का, जो इस शुभारंभ वाले एपिसोड के बाद अगला एपिसोड जो होगा तो डिमोनेटाइजेशन, या यूं कहें कि इस नोटबंदी के बाद आप कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे गोल्ड में निवेश अपने ठीक करें, फाइनेंशियल एसेट्स या तो फिक्स इनकम हो या इक्विटी, वहां कैसे पैसा लगाएं। साथ ही आपको ये भी समझना जरूरी है कि ई वॉलेट्स और दूसरे ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, ये किस तरीके से करें, यहाँ क्या सावधानी रखें, इनके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, तो इस पर हमारा अगला शो होगा। वैसे बता दूं आपको एक बार फिर से, पहला कदम हर हफ्ते, हर शनिवार और रविवार को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये 1 घंटा शो रहेगा। तो आज तो हमारा शुभारंभ एपिसोड था, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हर हफ्ते 12 से 1 आप हमारे साथ रहिएगा, हम हर हफ्ते कुछ न कुछ नई जानकारी आपके लिए पहला कदम में लेकर आएंगे। फिलहाल इजाजत लेने का वक्त है। आशीष सोमैया साहब, नवनीत मनोज जी, आलोक जोशी साहब और साथ ही आनंद राठी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पहला कदम के इस शुभारंभ एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।